Assalamu alaikum, this is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to these beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. I hope you are in the best health and spirit. आज एक अलग टॉपिक स्टार्ट किया है हमने, यानी आज हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन यह है कि हमने बहुत सारे यूनिट भी कवर कर लिए हैं। आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ सपोर्टेड मूवमेंट हमने कवर कर लिया, उनके लेक्चर भी अपलोडेड हैं। इनहेरिटेंस मुकम्मल कर लिया, लेक्चर अपलोडेड हैं। देन हमने रिप्रोडक्शन मुकम्मल कर लिया, लेक्चर अपलोडेड हैं। बायोटेक्नोलॉजी मुकम्मल कर लिया, लेक्चर अपलोडेड है। फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लिया एंड मेनी मोर। ठीक है, उन सब के लेक्चर जो है अपलोडेड हैं विथ ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट क्रिएट की गई हैं, आप जरूर वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिसिंग, जिसके अंदर हम जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हो पाएंगे किसी भी यूनिट पर वो उठाएंगे और उनके वन बाय वन जो है वो प्रैक्टिस की जाएगी। सबसे पहला यूनिट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सपोर्टेड मूवमेंट। सपोर्टेड मूवमेंट के 20 एमसीक्यूज आज प्रैक्टिस करेंगे, 10 लिखे हुए हैं, 10 जो है इनको कवर करने के बाद। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि रीड करूँगा एमसीक्यूज और एक आधा मिनट आपको दिया जाएगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चारों ऑप्शनों को ख्याल से पढ़ते हुए, दिमाग को बिल्कुल रिसेप्टिव माइंड लेते हुए। ठीक है जी, अच्छा बिल्कुल ऐसे आपको करना है कि जैसे हम पेपर सॉल्व करते हैं इन एग्जामिनेशन हॉल। देन उसके बाद अगर आपसे सॉल्व हो गया और आपने टिक लगा दिया, उसके बाद आप वीडियो जो है स्टार्ट करिएगा और मैं साइड बाय साइड जो उसका सोल्यूशन भी करता रहूँगा। सो without taking much time, I want to start the lecture. Okay, so heading there is heading what the support and movement unit का नाम है support and movement and support भी कहा जाता है। there is no fun in typing that. Okay, so पहला MCQs ये है the kind of movement due to external stimuli. काइंड ऑफ मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट ऐसे काइंड का चेंज, ऐसे काइंड का रिस्पॉन्स जो हम किसी चेंज के लिए परफॉर्म करते हैं, यानी कि कोई भी चेंज हमारे इन्वायरमेंट में आ जाए उसको उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्टिमुलस। से फॉर एग्जांपल प्लांट पर सनलाइट पड़ती है, ये चेंज है इन्वायरमेंट के अंदर, प्लांट इसका रिस्पॉन्स जो है वो ग्रोथ शो करके देगा। ठीक है जी, अगर हमारे सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ता है तो ये चेंज है हमारे लिए, हम इसका रिस्पॉन्स इस तरीके से देंगे कि हम मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जो है कि गर्मी कम है, तो ये जो है मूवमेंट है। तो मूवमेंट का मतलब ये है कि जब हम किसी स्टिमुलाई का, किसी चेंज इन इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स दे रहे हो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मूवमेंट। अच्छा, अब मूवमेंट अलग अलग टाइप की होती है। मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस की थी, मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ स्टिमुलाई, मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि हमें वो मूवमेंट बताओ जो कि ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ स्टिमुलाई परफॉर्म की जाती है। अलग अलग ऑप्शन आपके सामने हैं। ओके, सो काइंड ऑफ स्टिमुलाई बट देयर इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जी हाँ, मैं इस पार्ट को अंडरलाइन करूंगा जरूर। ठीक है, सो मूवमेंट कौन सी होगी वो आपको बतानी है। देयर इज ऑटोनॉमिक मूवमेंट, इज इट अ पैराटोनिक मूवमेंट, इज इट अ सेलुलर मूवमेंट और साइक्लोसिस। देन अब आप पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक है जी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से पूछ रहा है ना, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से मूवमेंट जो होगी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पैराटोनिक मूवमेंट दैट वी हैव। देन ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ स्टिमुलाई हमारे पास दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है ऑटोनॉमिक, एक होती है ऑटोनॉमिक और दूसरी होती है पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है जी, अच्छा जी, ऑफ मूवमेंट on the basis of what? On the basis of kind of stimuli. Induced, autonomic और induced, पैराटोनिक एंड लैंड। यहाँ पे जो पूछा गया था वो राइट ऑप्शन जो है वो पैराटोनिक है, ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो मूवमेंट परफॉर्म की जाएंगी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पैराटोनिक मूवमेंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है मूवमेंट एक्सहिबिटेड बाय लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका प्लांट। मिमोसा पुडिका विच इज आल्सो नोन एज टच मी नॉट, छीमुई भी कहा जाता है। मिमोसा पुडिका प्लांट जो है उसके लीफ में काइंड की मूवमेंट होती है, कौन सी ये मूवमेंट वो हमें बतानी है। इज इट अ ट्रॉफिक मूवमेंट, इज इट अ नास्टिक मूवमेंट, इज इट अ पैराटोनिक मूवमेंट और इंड्यूस्ड मूवमेंट। देन तो इसका जो राइट ऑप्शन है, अगेन इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा नास्टिक मूवमेंट। हमें केयरफुली चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। अच्छा ऐसा क्यों, देखें मिमोसा पुडिका प्लांट जो है जब हम मूवमेंट को स्टडी करते हैं तो मूवमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स भी तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। देयर इज लोकोमोटरी मूवमेंट विच इज आल्सो नोन एज टैक्सिस मूवमेंट एंड
there is locomotor movement, there is trophic movement, and there is what? There is nastic movement. नास्टिक मूवमेंट एक ऐसे काइंड की मूवमेंट है जो कि ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक चेंजेस की वजह से परफॉर्म की जाती है, ऑस्मोटिक चेंजेस। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मिमोसा पुडिका प्लांट की, मिमोसा पुडिका प्लांट जो है इसके लीव्स, इनमें टेंडेंसी होती है कि जब इन्हें टच किया जाता है तो वन बाय वन लीव जो है वो क्लोज हो जाते हैं, वन बाय वन लीव जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं। देखें इसके जो लीव्स होते हैं इस मिमोसा पुडिका प्लांट के, इन लीव्स के अंदर एक कंटिन्यूअस कॉलम बना हुआ होता है, कॉलम ऑफ व्हाट? कॉलम ऑफ वाटर। डन। जब कोई इसे टच करता है, जब इसे टच स्टिमुलाई मिलता है, टच स्टिमुलाई मिलने पर ये जो वाटर का कॉलम है ये यहाँ से लॉस्ट हो जाता है, यानी वाटर के कॉलम यहाँ से बाहर को मूव कर जाते हैं, ओके, नाराज होकर के। और जब वाटर के कॉलम बाहर मूव कर जाते हैं तो वाटर के आने की वजह से जो यहाँ पर एक प्रेशर सेटअप था, जो यहाँ पर एक ट्रजिडिटी मेंटेन थी, वो लॉस हो जाती है और लिफ्ट शट डाउन हो जाते हैं, लीव जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये नास्टिक मूवमेंट होती है। डन। आगे बढ़ते हैं। काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म कैन चेंज इट्स प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी जिसमें प्लेस चेंज हो वो बतानी है हमें मूवमेंट। इज इट अ इंड्यूस मूवमेंट, इज इट अ टेक्सस मूवमेंट, इज इट अ काइनेसिस और नॉन ओरिएंटेशन। अगेन आपको वीडियो पॉज करनी है। अच्छा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा ये टेक्सस मूवमेंट। ठीक है जी, टेक्सस। अगेन जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है। हमारे पास देयर इज लोकोमोटरी मूवमेंट, देयर इज ट्रॉफिक मूवमेंट, देयर इज नास्टिक मूवमेंट। लोकोमोटरी मूवमेंट इज आल्सो नोन एज टेक्सस और टेक्टिक मूवमेंट। डन। ऐसे काइंड की मूवमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई जाता है, टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई जाता है। से फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा कि हमारे घर में जो बल्ब्स जलते हैं उन बल्ब्स की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट उनकी तरफ जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट जो है वो बल्ब्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है इंसेक्ट की टूवर्ड द लाइट, मूवमेंट जो है इंसेक्ट की टूवर्ड द लाइट, ये एक टैक्टिक मूवमेंट है और क्योंकि लाइट की वजह से हो रही है तो इसे हम फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। फोटोटैक्टिक मूवमेंट, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। डन। टैक्टिक मूवमेंट के अलग अलग टाइप हैं। देयर इज फोटोटैक्टिक मूवमेंट, देयर इज थर्मोटैक्टिक मूवमेंट, देयर इज थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट, देयर इज हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट वगैरह वगैरह, अलग कीमोटैक्टिक मूवमेंट। वेल, इतनी डिटेल हमें नहीं देखनी, हमें सिर्फ ये बताना था अगर मूवमेंट टूवर्ड या फिर अवे फ्रॉम स्टिमुलाई होगी या फिर जब ऑर्गेनिज्म एक जगह से उठ करके दूसरी जगह मूव करेगा तो इसी काइंड की मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो इसी काइंड की मूवमेंट को हम टैक्टिक, टेक्सस या लोकोमोटरी मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बेस्ट फिट हो रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टेक्सस मूवमेंट। नाउ काइटिन, काइटिन मेड स्केलेटन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? डन। स्केलेटन आपको पता है, स्केलेटन एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है ना। व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट इज समथिंग व्हाट विच स्टैंड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड कर पाते हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सपोर्ट। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्केलेटन है। देयर इज एंडोस्केलेटन, there is exoskeleton and there is hydrostatic skeleton as well. And how do we forget our beloved cytoskeleton? जी हाँ, सेल के लेवल पे जो स्केलेटन होता है that is what is called the cytoskeleton that we have. Well, या अलग अलग स्केलेटन है। काइटिन मेड स्केलेटन कौन सा होता है जी, वो पूछा गया है आपसे। इज इट अ एंडोस्केलेटन, इज इट अ एक्सोस्केलेटन, इज इट अ साइटोस्केलेटन और अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आई मीन टू से। देन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन शुड बी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। डन। अच्छा जी, सो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, एक्सोस्केलेटन। जी हाँ, एक्सोस्केलेटन एक ऐसे काइंड का स्केलेटन होता है जो कि बॉडी से आउटसाइड मौजूद होगा और ये हमें एक दो ऐसे ग्रुप एनिमल्स के हैं जिनमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हमारे बिलव्ड इंसेक्ट और मोलस्क। डन। अच्छा, जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन ये एक स्पेशल काइंड के पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द काइटिन। काइटिन इज बेसिकली अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड। Yeah, it is composed of smaller monomers, and its monomer, I love to mention the name of its monomer, which is known as N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine. Done.
So this is what is called the N-acetyl glucosamine, which make the structural polysaccharide, which is known as chitin, and chitin is a chief component of the exoskeleton of what? Exoskeleton of what? Insect. Then the specialty of chitin is that it's the second most abundant carbohydrate in nature. Second most abundant carbohydrate in nature. देन ये लेक्चर रखना सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाना नहीं, बल्कि आपको पूरे यूनिट पर महारत देना भी है। साइड बाय साइड पूरा रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही खूबी रहेगी इन लेक्चर्स की, तो आपको सारे के सारे लेक्चर जरूर अटेंड करने हैं। सो दैट इज व्हाट द एक्सोस्केलेटन दैट वी हैव। आगे बढ़ते हैं। अर्थवर्म डज हैज डैश स्केलेटन। अर्थवर्म के पास कौन सा स्केलेटन होता है? जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन। वी हैव एक्सोस्केलेटन, वी हैव एंडोस्केलेटन, वी हैव हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एंड वी हैव साइटोस्केलेटन। सो अर्थवर्म के पास कौन सा होगा जी, बताइए। जी हाँ, जल्दी से बताइए। जी हाँ, सही बात है कि अर्थवर्म के पास जो स्केलेटन होगा वो होगा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। देखिए, एज सिंपल एज दैट, अर्थवर्म जो है ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। अर्थवर्म जो है ये सॉफ्ट बॉडीड वर्म और सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे बिलव्ड इस अर्थवर्म का अगर क्रॉस सेक्शन करके देखें, इस हमारे प्यारे से अर्थवर्म का अगर हम क्रॉस सेक्शन करके देखें, तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का अपीयर होगा। ठीक है जी, इसका क्रॉस सेक्शन बॉडी का कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। डन। इसकी बॉडी यहाँ से हमने इसको कट लगा दिया और इसे आपको दिखाया जा रहा है। इसकी बॉडी के अंदर स्केलेटन के साथ साथ यहाँ पर स्केलेटन मौजूद होते हैं। देयर इज सर्कुलर स्केलेटन, देयर इज सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं। आई मीन टू से, इसकी बॉडी में जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमें मसल्स की रिंग दिखेंगी। देयर इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, देयर इज सर्कुलर मसल्स, देयर इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल, देयर इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल, देयर इज सर्कुलर मसल्स। डन। नाउ circular muscle. अच्छा, in between this muscle rings there is a fluid known as hydrostatic fluid, और body fluid भी कह सकते हैं। यहाँ पर fluid भरा हुआ होता है, that is what is called the hydrostatic और the body fluid, hydrostatic fluid। ठीक है जी, fluid, इस fluid पे ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल एक प्रेशर सेटअप होगा और ये fluid जो है इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा और एक्ट करेगा एज अ स्केलेटन। ठीक है, तो अर्थवर्म के पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। आगे मूव करते हैं, ये भी हाइड्रोस्टैटिक वर्ड है। अच्छा जी, अगेन एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्क इज मेड अप ऑफ, मैंने आपको बताया ना एक्सोस्केलेटन यानी ऐसे काइंड का स्केलेटन जो बॉडी से बाहर पाया जाए। एक ग्रुप तो इंसेक्ट है जिसमें हमें ये एक्सोस्केलेटन मिलता है, दूसरा मोलस्क जो है, मोलस्क सॉफ्ट बॉडीड एनिमल इन्हें भी कॉमनली कहा जाता है। मोलस्क जो है इनकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ये कि इनमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। देयर इज शेल, देयर इज डोर्सल विस्करस मास एंड देयर इज वेंट्रल। देन जैसे कि टिपिकल एग्जांपल अगर हम मोलस्क की बात करें तो ऑक्टोपस, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स। ओके, बहुत ये जो ऑक्टोपस होता है इसके पास इंक ग्लैंड होते हैं। इंक प्रोड्यूस करके ये अपने शिकारी का रास्ता जो है, अपने शिकारी का रास्ता धुंधला कर जाता है और वहां से स्किप कर जाता है। इसमें लर्न करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, किसमें? ऑक्टोपस में। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्क किस चीज से बना हुआ है। इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है? जी हाँ, काइटिन से। और काइटिन क्या है? फॉलोइंग थिंग है। मोलस्क का जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? इज इट मेड फ्रॉम द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? Is it made from the calcium hydride? Is it made from the calcium carbonate? Or is it made from the calcium nitrate? Then, so इसका right option है calcium carbonate. Calcium carbonate. Then, so exoskeleton of mollusk is made of calcium carbonate. Calcium carbonate. Done. आगे बढ़ते हैं। Osteoblasts are bone dash cells. देन जब आपने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, और उसके बाद जब हमने इसी यूनिट के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर स्केलेटन की बात की थी, तो मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन सिस्टम समझाया था। कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज बोन एंड कार्टिलेज। देन बोन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बोन के अंदर अबंडेंस अमाउंट में कोलेजन प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है जी, और बोन सेल्स के 3 तरह के सेल्स होते हैं। देयर इज ओस्टियोब्लास्ट, देयर इज ओस्टियोसाइट, देयर इज ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, अलग अलग बोन सेल के अलग अलग फंक्शन है, वो भी नहीं बता रहा। आप पहले इसका एमसीक्यू सॉल्व करो, देन मैं आपको उनके फंक्शन बताऊंगा। ये पूछ रहा है कि ओस्टियोब्लास्ट का काम क्या है? आर दे बोन डिसॉल्विंग सेल? आर दे बोन एब्जॉर्बिंग सेल? आर दे बोन मेंटेनिंग सेल? आर दे बोन बिल्डिंग सेल? ओके, सो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा बोन बिल्डिंग सेल। बोन बिल्डिंग सेल किस तरीके से? देखें, ओस्टियोब्लास्ट, बी फॉर ब्लास्ट, बी फॉर बिल्डिंग, ऐसे याद रख लीजिए, एज सिंपल एज दैट।
देखें, ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ये बोन बिल्डिंग सेल होते हैं, बोन बनाने में हेल्प करते हैं। ओस्टियोसाइट ये बोन मेंटेनिंग सेल्स होते हैं। एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होते हैं हमारे बिलव्ड, ओस्टियोक्लास्ट ये बोन डिसॉल्विंग सेल होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट आर बोन डिसॉल्विंग सेल। डन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव सोच के साथ। बोन्स, बोन्स आर वेरी मच लोडेड विथ, ठीक है जी, बोन्स आर वेरी मच लोडेड विथ, बोन्स में क्या मौजूद होता है? देयर इज कैरेट इज देयर इज केराटिन, इज देयर इज हेमोग्लोबिन, इज देयर इज कोलेजन और इलास्टिन। क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? सो इसका राइट ऑप्शन होगा कोलेजन, क्योंकि मैंने ये अभी ही ये एमसीक्यू बता दिया था, दैट्स व्हाई कोलेजन इसका राइट ऑप्शन है। क्या है ये चारों प्रोटीन है। केराटिन भी मौजूद होता है लेकिन बोन में इतना ज्यादा मिकदार में नहीं। केराटिन हमारे जो नेल्स हैं, इसके अलावा हेयर्स जो हैं, और इन केस ऑफ एनिमल्स, अदर मैमल्स, इनके हूफ, हॉर्न्स, इनके अंदर ये केराटिन मौजूद होता है। इलास्टिन भी जो है बोन, इलास्टिन मसल्स वगैरह के अंदर मौजूद होती है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इट्स अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज। देन आगे बढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज बाय बोन, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज बाय बोन इसका मतलब क्या है? देखें, इनिशियली जितनी भी हमारी बॉडी के बोन्स हैं वो पहले उनमें कार्टिलेज मौजूद होता है, ठीक है जी। जितनी भी आज हमें बोन दिखती हैं, जितनी भी बोन दिखती हैं, ये किसी लेवल पर कार्टिलेज थी, ठीक है जी। स्लोली उम्र बढ़ती गई और इस बोन, ये जो है कि कार्टिलेज रिप्लेस होता गया बाय बोनी टिश्यू, ठीक है जी। ये जो रिप्लेसमेंट है कार्टिलेज की बाय बोन, ये जो रिप्लेसमेंट है कार्टिलेज की बाय बोन, ठीक है, ये जो कार्टिलेज है ये बाय बोन रिप्लेस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ठीक है जी, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इज इट अ ओस्टियोफिकेशन, इज इट अ कॉन्ड्रिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन और ऑप्सोनाइजेशन? क्या होगा राइट ऑप्शन? सो द राइट ऑप्शन इज कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। कैसे? देखें, कैल्सिफिकेशन एक ऐसा तरीका है, कैल्सिफिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्टिलेज के अंदर डिपॉजिट होंगे मिनरल्स। व्हाट आर काइंड ऑफ दोज मिनरल्स? मिनरल कुड बी कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम। ये तीन तरह के चीफ मिनरल हैं जो डिपॉजिट होंगे और हमारे बिलव्ड कार्टिलेज को, हमारे बिलव्ड कार्टिलेज को कन्वर्ट कर देंगे इनटू व्हाट? इनटू बोन। मैंने आगे कहा ना आपको, यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही नहीं, पूरे के पूरे यूनिट का एक रिकैप भी मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, दोनों कानों से दोनों आंखों से चीजें देखनी है ये, यहाँ पे नोट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है जी। एग्जाम में भी एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाहेगा, ठीक है जी, लेकिन आप सेफ हाथों में है। आपको इन चीजों को ख्याल रखना है कि नोट वर्ड लगा हुआ है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी हम जब ये ऑप्शन पढ़ेंगे ना, ये नोट वर्ड देखिएगा बहुत सारों के जहन से स्किप कर जाएगा। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, इनमें से कौन सा कार्टिलेज का फंक्शन नहीं है? ठीक है जी, पहला ऑप्शन शॉक अब्जॉर्बर। जी हाँ, ये तो फंक्शन है, फटाफट इस पर टिक। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमें चारों ऑप्शन इत्मीनान से पढ़ने हैं। इज इट अ शॉक एब्जॉर्बर? जी हाँ, ये कार्टिलेज का फंक्शन है, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा कार्टिलेज का फंक्शन नहीं है। डन। मिनिमाइज फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है कार्टिलेज? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास अगर दो बोन्स हैं, यहाँ पर दो बोन्स हैं, और अगर ये बोन्स बोन्स जो है वो इनमें ज्वाइंट मूवेबल ज्वाइंट है और ये मूव करती हैं, तो मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को जितना हो सकेगा ये कार्टिलेज मिनिमाइज करेगा। कुछ डिजीज भी हम देखेंगे जिसमें कार्टिलेज खत्म हो जाने की वजह से बोन्स जो हैं बोन्स जो हैं बोन्स को ज्वाइंट परमिट नहीं करते कि वो मूव कर सके। तो ऐसे ऐसे ज्वाइंट जो है वो फिक्स्ड ज्वाइंट हो जाते हैं, बड़ा पेन होता है ऐसे ज्वाइंट के दरमियान, ठीक है। और यहाँ हमारा बिलव्ड कार्टिलेज मौजूद होगा, यहाँ हमारा बिलव्ड ये कार्टिलेज मौजूद होगा जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, मिनिमाइज करेगा फ्रिक्शन को। अच्छा, इज इट एक्ट एज अ hemopoietic tissue? What is mean by hemopoietic tissue? When we say hemopoietic tissue, so it's a kind of tissue which have the ability to form blood cells. Blood cells. And what are those cells? These are RBCs and WBCs. डन। अच्छा जी, यहाँ पर प्लेटलेट नहीं है क्योंकि प्लेटलेट सेल भी नहीं है और सेल फ्रेगमेंट है। अच्छा जी, क्या ये हेमोपोएटिक टिश्यू की तरह एक्ट कर सकता है? आगे पढ़ते हैं। परमिट द ग्रोथ ऑफ बोन, तो हाँ ये काम तो है कार्टिलेज का। अच्छा, ये काम तो कार्टिलेज का है कि वो बोन्स की ग्रोथ को परमिट करेंगे, लेकिन हेमोपोएटिक टिश्यू की तरह एक करना कार्टिलेज का काम नहीं, ये हमारे बिलव्ड बोन्स का काम है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 10 एमसीक्यूज हमारे मुकम्मल हुए। अब इसके बाद 10 एमसीक्यूज और हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, स्कल बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय, स्कल बोन।
आपको पता है कि जब हम स्केलेटन डिस्कस करते हैं तो स्केलेटन स्टडी करने का तरीका ये है कि हम स्केलेटन को डिवाइड कर देते हैं इनटू टू पार्ट्स. वी हैव एक्सियल स्केलेटन एंड वी हैव अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल skeleton is the part of skeleton which is present in the axis of the center of the body, and appendicular skeleton is the kind of skeleton which is attached to this axial skeleton. Axial skeleton include skull, okay, along with skull, which is comprises of cranium and the facial bone. Then we have rib cage, which include from front side there is sternum, and from the lateral side that we have ribs, and from back side we have the vertebral column. Then that is what is called the composition of the axial skeleton. The skull bone, then which is the cranial bone. एमसीक्यूज ये पूछ रहा है कि जो क्रेनियम की बोन है वहाँ कौन से जॉइंट्स मौजूद होते हैं, देन वो आपको बताने हैं. जॉइंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं. देन देयर इज जॉइंट को अगर हमें बताना है, द स्टडी ऑफ जॉइंट इज व्हाट इज कॉल्ड द आर्थ्रोलॉजी. आर्थ्रोलॉजिस्ट दे आर द स्पेशलिस्ट व्हिच क्योर द डिजीज एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज ऑफ द जॉइंट्स. आर्थ्रोलॉजिस्ट. देन हमारे दुआ है आप अच्छे से अच्छे आर्थ्रोलॉजिस्ट बने. मैं आपको बता रहा हूँ हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स दो तरीके के होते हैं. ठीक है, जॉइंट को क्लासीफाई करने के दो तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों कानों से बातें सुननी है, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ठीक है जी, स्ट्रक्चर और फंक्शन, इनकी बेस पर हमारे पास जो जॉइंट बनते हैं, हमारे पास तीन तरह के जॉइंट हैं. वी हैव फिक्स्ड जॉइंट जो कि बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं. वी हैव पार्शियली मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट, मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल. डन. सो इस तरीके से तीन तरह के जॉइंट हो गए हमारे पास. एक तो हो गए फिक्स्ड, पार्शियली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल. डन. अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन से काइंड के जॉइंट्स हमारे क्रेनियम की बोन्स जो हैं, क्रेनियम के अलग अलग बोन है, आगे से फ्रंटल बोन, साइड से देयर इज टेम्पोरल, पेराइटल, पीछे से ऑक्सीपिटल. ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की है हमारे लेक्चर में, ईच एंड एवरीथिंग कवर की गई है. जिन्होंने हमारे लेक्चर अब तक नहीं देखे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाइए, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, लेक्चर देखिए, देन जो है कि एमसीक्यू सॉल्व करिए, आपका कॉन्फिडेंस दोगुना हो जाएगा. वेल, सो स्कल की जो बोन, इनमें कौन से जॉइंट है वो आपको बताने हैं. इज इट बॉल एंड सॉकेट, इज इट सूचर, हिंज और पिवट. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है सूचर्स. ठीक है, हमारे जो स्कल की बोन है, क्रेनियम की जो बोन्स है, इनके दरमियान सूचर्स मौजूद होते हैं. मैंने आपको बताया तो सूचर्स जो हैं इनके दरमियान स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द fontanelles. नाउ व्हाट आर द fontanelles? Fontanelles basically they are the soft delicate part among the sutures. These delicate parts, that is what is called the fontanelles, do have two kind of very important functions. Number one, they allow the growth of bone during the advancement of age, and number two, during delivery they allow the slight movement of the cranium bone against each other, so that there is a safe and there is a safe डिलीवरी कैन बी. तो ये काम होता है इन fontanelles का. ठीक है, एक तो ये अलाउ करेंगे ग्रोथ ऑफ द बोन, नंबर टू ये अलाउ करेंगे कि जब डिलीवरी हो रही है तो क्रेनियम बोन एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करें, सो दैट कॉम्प्लिकेशन ना आए ड्यूरिंग डिलीवरी. वेल, ये भी चीज हमने हमारे लेक्चर्स के दौरान कवर की हुई है. अच्छा, इसके बाद अगले एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द अपर डायलेटेड पार्ट ऑफ द स्टर्नम. स्टर्नम मैंने बताया हमारे रिब केज के चार पार्ट होते हैं. ठीक है जी, रिब केज में आगे से एक डेगर शेप्ड बोन मौजूद होती है. दिस डेगर शेप्ड बोन इज नथिंग बट व्हाट द स्टर्नम. स्टर्नम जो है इसके अलग अलग पार्ट हैं. स्टर्नम का ऊपर ये वाला फूला हुआ पार्ट जो होता है, ये हमारे पास होल स्टर्नम है. दिस इज व्हाट द स्टर्नम, कंप्लीट स्टर्नम दैट वी हैव. स्टर्नम व्हिच इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, चेस्ट बोन एज वेल. स्टर्नम के तीन पार्ट हैं. ये वाला ऊपर वाला जो डायलेटेड पार्ट होता है ना, डायलेटेड पार्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मेन्यूब्रियम. डन. उसके बाद ये वाला मिड वाला जो पार्ट है इसे मीजोस्टर्नम कहा जाता है. डन. मीजोस्टर्नम कहा जाता है. और लास्ट ये कोनिकल पार्ट जो है ना, इसे जिफीस्टर्नम और द जिफॉइड प्रोसेस कहा जाता है. जिफॉइड स्टर्नम कहा जाता है. ये सारी चीजें हमने लेक्चर के दौरान बताई थी. अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है अपर डायलेटेड पार्ट ऑफ द स्टर्नम. डायलेटेड पार्ट बताइए ऊपर वाला कौन सा है जी, वो है मेन्यूब्रियम. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन मेन्यूब्रियम. राइट ऑप्शन शुड बी मेन्यूब्रियम. आगे बढ़ते हैं. रिस्ट रीजन हैज डैश बोन. रिस्ट रीजन देखें, हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं. देयर इज गर्डल्स
I should write over there. There is girdle and there is limb. Done. Girdle and limb. Now, ये जो girdle है दो तरीके की होती है. There is pectoral girdle and there is pelvic girdle. Done. अच्छा जी, limb दो तरीके की हैं. There is forelimb जो कि हमारे बाजुएं हैं, हाथ हैं, and there is hind limb जो कि हमारी टांगे हैं. ठीक है जी, हाइंड लिम्ब. फोर लिम्ब की अगर बात करें तो फोर लिम्ब में अलग अलग रीजन होते हैं. देयर इज फोर आर्म, देयर इज आर्म एंड देयर इज रिस्ट. डन. देयर इज पाम रीजन. ठीक है जी. अच्छा, ये जो रिस्ट रीजन है जहां हम वॉच पहनते हैं, यहाँ पर बोन्स मौजूद होती हैं. ठीक है जी. उन बोन्स का नाम पूछा है. यहाँ पर 8 स्मॉलर बोन होती हैं और उनका नाम है कार्पल. ठीक है जी, हमारे इस रीजन में. ठीक है, ये जो रीजन है फोर आर्म जिसे कहा जाता है, ये फोर आर्म वाले रीजन में हमें ह्यूमरस एक बोन मिलती है. आर्म वाले रीजन में देयर इज 2 बोन्स, देयर इज रेडियस एंड अल्ना. ठीक है, और उसके बाद रिस्ट जहां हम वॉच पहनते हैं, यहाँ 8 बोन्स होती हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कार्पल. तो सवाल यही है, रिस्ट रीजन हैज दिस बोन्स. व्हिच काइंड ऑफ बोन? these are what? These are carpals. These are carpal that we have. ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन सी होना चाहिए. आगे मूव करते हैं. आगे जो एमसीक्यूज है वो है pelvic girdle is formed by. मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो appendicular skeleton है इसके दो कंपोनेंट है. there is girdle, there is limb. What are girdles? Girdle basically they are the structure which is formed by multiple bone in such a way that they include a central cavity into it. तो इस तरीके से जब कभी बोन कंबाइन होकर के सेंट्रल कैविटी इंक्लोज कर रही होती हैं तो उन्हें हम गर्डल कहते हैं. हमारी बोन में दो तरह की गर्डल हैं. देयर इज पेक्टोरल गर्डल शोल्डर रीजन में एंड देयर इज पेल्विक गर्डल हिप रीजन में. पेक्टोरल गर्डल दो बोन्स की फ्यूजन से बनती है. ओके, कौन कौन सी बोन है वो? देयर इज स्केपुला, पूरे का पूरा यूनिट आपका रिवीजन हो जाएगा. एंड देयर इज व्हाट? देयर इज क्लेविकल. अच्छा, ये जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में 3 तरह की बोन है. देयर इज इलियम, देयर इज इशियम एंड देयर इज प्यूबिस. ये 3 बोन्स हैं. डन. अच्छा, तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है हमसे? सवाल ये पूछा गया है कि इन पेल्विक गर्डल इज फॉर्म बाय, इज इट फॉर्म बाय इलियम, इशियम, स्केपुला? नो. इलियम, इशियम, प्यूबिस? यस. लेकिन सारे ऑप्शन हमें पढ़ने हैं. इशियम, इलियम, क्लेविकल? नो. इलियम, प्यूबिस, स्केपुला? नो. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अल्ना एंड ह्यूमरस आर हेल्ड टुगेदर बाय. मैंने आपको अभी बताया ना कि हमारे ह्यूमरस के बाद यहाँ पर 2 बोन्स लोकेटेड होती हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेडियस एंड अल्ना. रेडियस एंड अल्ना. अल्ना जो है इसका जॉइंट बनता है ह्यूमरस के साथ. अल्ना एंड ह्यूमरस आर हेल्ड टुगेदर बाय विच काइंड ऑफ जॉइंट? ये वाला जो जॉइंट है जो कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, इसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं. देखें, जॉइंट्स 3 तरीके के हैं. देयर इज फिक्स्ड जॉइंट जो कि बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करते. देयर इज पार्शियल मूवेबल जॉइंट जो कि हल्की फुल्की से मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे कि ग्लाइडिंग जॉइंट लोकेटेड है हमारे वर्टिब्रास के दरमियान. फ्रीली मूवेबल जॉइंट की भरमार है. फ्रीली मूवेबल जॉइंट कुड बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट. डन. दे कुड बी pivot joint, there could be saddle joint, there could be sliding joint, there could be hinge joint. ये जो हिंज जॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जॉइंट है. ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं. हम हमारे हाथ को यहाँ तक ला सकते हैं, नीचे नहीं ले जा सकते हैं. यहीं इसको ह्यूमरस को रखते हुए इसको नीचे नहीं ले जा सकते हैं. ठीक है, ये होते हैं हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट तो हमारे ये अल्ना और ह्यूमरस के दरमियान जॉइंट जो मौजूद होंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट और भी जगहों पे मौजूद होते हैं. ठीक है जी, जैसे कि हमारे जो फेलेंजेस हैं, फेलेंजेस भी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है, इनको आप पीछे नहीं ले जा सकते इस तरीके से, बिल्कुल मोड़ नहीं सकते. ठीक है, यहाँ पर भी जो है ये हिंज जॉइंट मौजूद होते हैं. इस तरीके से हमारा नी जो है यहाँ पर भी हिंज जॉइंट मौजूद होता है. वेल, अगला क्वेश्चन आ रहा है मैच द फॉलोइंग वाला. बड़े इत्मीनान से, बड़े ख्याल से इनको पहले पढ़ते हैं, देन मैच करते हैं. 4 बोन्स दी गई हैं. देयर इज ह्यूमरस, स्टेप्स, क्लेविकल एंड कोक्सस. चारों के काम भी दिए गए सामने. जो काम है हमें राइट ऑप्शन सिलेक्ट करके उसके साथ मैच करना है. जैसे कि ह्यूमरस, हमें पता है ह्यूमरस लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी की. ठीक है जी. स्टेप्स स्मॉलेस्ट बोन है. हमारे एयर के अंदर एयर ओसिकल्स 3 बोन होती हैं, मेलियस, इंकस एंड स्ट्रेप्स. स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी. ठीक है जी. स्टर्रप शेप होती है. अच्छा जी, क्लेविकल ये वाली बोन जो है, कॉलर बोन जिसे कहते हैं. ठीक है जी. क्लेविकल भी कहा जाता है, ड्यूटी बोन भी कहा जाता है, मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन इन ह्यूमन बॉडी. कोई इंसान अगर हाथों के बल ऐसे गिर भी जाए तो भी ये ब्रेक हो जाती है. ऐसा क्यों होता है?
तो क्लेविकल इट्स अ काइंड ऑफ बोन विच इज डिलेड इन देयर ओसिफिकेशन। इसकी जो ओसिफिकेशन है यानी कंप्लीट बोन की फॉर्मेशन है वो बड़ी डिलेड है। 29 साल की उम्र में, 29 ईयर्स ऑफ ओल्ड की उम्र में जा करके ये कंप्लीटली ओसिफाइड हो सकती है। यानी हमारी आपकी उम्र में अब तक ये ओसिफाइड नहीं हुई, अब तक इसमें कार्टिलेज मौजूद है, और अगर इस उम्र में अगर इसमें कोई ऐसा ट्रेमा हो गया तो ये ब्रेक हो सकती है। इस वजह से मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन कहते हैं। वेल, सो क्लेविकल मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन, और कोकस क्या होगी, फ्यूज्ड टेल बोन। अब जो ऑप्शन सुटेबल हैं, जो ऑप्शन सुटेबल है इन मैचिंग के अकॉर्डिंग, उसे हम जो है वो ले लेंगे। जैसे कि 1 का क्या होना चाहिए, 1 का 2, और 2 का क्या होना चाहिए इसका, ये 3, और क्लेविकल का क्या 4। सो पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन ही हम टिक कर देंगे। दूसरे जो है वो आप ख्याल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप देखिएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच होल्ड मसल्स एंड बोन टुगेदर। देखिए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पर आते हैं, ठीक है जी। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के ऐसे काइंड के टिश्यू होते हैं जो कि डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू भी है हमारी बॉडी के, यही कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है जी। कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स बनने का तरीका ये है, वी हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू, वी हैव डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड वी हैव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। We do not talk about that much detail of these connective tissue. Here we are bothered about this dense tissue. Dense connective tissue could be of 3 types. There is dense irregular connective tissue. There is dense regular tissue, and how do we forget our beloved reticular formation. Reticular formation. Now, ये जो डेंस रेगुलर है ये फर्दर 2 तरीके के होते हैं, देयर इज टेंडन एंड देयर इज लिगामेंट, ठीक है जी। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है, ठीक है। इन लेक्चर्स की खूबी यही है कि पूरा यूनिट, बल्कि यूनिट क्या, यूनिट से बाहर भी चीजें कवर होने वाली हैं। वेल, कनेक्टिव टिश्यू, देयर इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, देयर इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देयर इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देयर इज डेंस इरेगुलर, देयर इज डेंस रेगुलर, देयर इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। डेंस रेगुलर, देयर इज टेंडन एंड लिगामेंट। ये जो टेंडन होते हैं, टेंडन का काम ये है कि ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये लिगामेंट जो है ये बोन को बोन के साथ कनेक्ट करेंगे। सो सवाल क्या है, सवाल ये है जी कि टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच होल्ड टुगेदर मसल एंड बोन टुगेदर, इज इट अ लिगामेंट, इज इट अ डेंस इरेगुलर, इज इट टेंडन, या सो इट इज अ टेंडन विच होल्ड मसल एंड बोन टुगेदर। देन रेटिकुलर फाइबर भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जब कभी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाता है, ऐसे काइंड के डिसऑर्डर को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है जी, बॉडी का वो सिस्टम जो कि हमें डिजीज से बचाता है, उसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज व्हाट इज कॉल्ड द इम्यूनोलॉजी, एंड द फादर ऑफ इम्यून सिस्टम, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एमिल वॉन बेहरिंग। डन, ठीक है जी। इम्यून सिस्टम के जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इम्यून सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। देयर इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड देयर इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है जी। इम्यून सिस्टम को इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, देयर इज generalized immune system, there is a specific immune system. Generalized immune system, it is a kind of immune system which provide us the protection against variety of microbes. Then whereas a specific immune system is a component of immune system which comprises of antibodies and prevent us and protect us from the attack of specific kind of microbe. Specialized जो इसका पार्ट है, यानी जनरलाइज जो पार्ट है इम्यून सिस्टम का, जनरलाइज पार्ट के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। हम देखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और पेपियर पिचेस की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की बात करेंगे, इंटरफेरोन की बात करेंगे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की बात करेंगे, इन्फ्लामेशन की बात करेंगे। वेल, इतनी डिटेल हमें नहीं देखनी है। हमें जो है कि जब कभी हमारे इम्यून सिस्टम के ये सेल्स जो हमें बचा रहे होते हैं, वो हमारे ही अगर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें तो उनकी वजह से डिसऑर्डर हो जाती है, जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये कि इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। देखें, जब हम स्केलेटन से रिलेटेड बातें करते हैं डिजीजेस की, तो उनमें एक डिजीज होती है आर्थराइटिस। यहाँ पे लिख लेते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस अर्थराइटिस एक ऐसी काइंड की डिजीज है जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, बस इतना याद रखिए। अर्थराइटिस अलग अलग टाइप की है,
there is osteoarthritis, and there is rheumatoid arthritis, there is gouty arthritis, and there is what? There is psoriatic arthritis. Done? Psoriatic. अच्छा, ये जो osteoarthritis है ये नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से होने वाली डिजीज है. रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही क्या होने वाला है? इज इट अ सूरियोक्वार्टिक, इज इट अ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इज इट अ rheumatoid? So it is a rheumatoid arthritis. Okay, या rheumatoid arthritis होगी. gouty arthritis का मतलब ये है कि जब यूरिक एसिड के सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं अलग अलग टिश्यूज में, यूजुअली ये डिपॉजिट होते हैं हमारा जो फुट रीजन है वहाँ. ठीक है जी, अपना यूरिक एसिड के सॉल्ट. आगे बढ़ते हैं. ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए कुछ एमसीक्यूज होते हैं असर्शन रीजन बेस्ड. असर्शन रीजन का मतलब आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी और नीचे दूसरी स्टेटमेंट होगी. हमें ये देखना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, जिसमें कोई बात कही गई है, नीचे वाला रीजन उसको डिफाइन सही से कर रहा है, या ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है ये सही है या गलत है. रीजन दिया गया है सही है या गलत है. तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज होते हैं. ट्राई किया है एक एमसीक्यूज ऐड करके, अगर आपको पसंद आएगा तो हम अगले लेक्चर में और ज्यादा असर्शन बेस्ड रीजन एमसीक्यूज लेके आने वाले हैं. सुनिए, असर्शन ये है कि आफ्टर मीनोपॉज फीमेल मोर वल्नरेबल टू गेट ऑस्टियोपोरोसिस. अभी मीनोपॉज क्या है देखें. फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स में एक एज होती है जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी, which is the age of onset of secondary sexual characteristics. What are the secondary sexual characteristics in case of female? The onset of menopause, the development of muscles, the development of breast, the development of reproductive structures. ठीक है, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है जो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं. फीमेल की जो एज होती है प्यूबर्टी से स्टार्ट होने वाली, उसे मीनार्क कहा जाता है. मीनार्क. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद ये एज हम कह सकते हैं कि फीमेल्स में तकरीबन 8 से 10 साल की उम्र में अटेन होती है. जी हाँ, 8 से 10 साल. ठीक. अच्छा, उसके बाद ये जैसे फीमेल की एज एडवांस होती है, जब फीमेल पहुंच जाती है 48 टू 50 ईयर्स को, तो वो एक ऐसे स्टेज में चले जाती हैं जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, और उस स्टेज को हम मीनोपॉज कहते हैं. मीनोपॉज के बाद वो फीमेल जो है वो मदर नहीं बन पाएगी. ठीक है जी. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मेल जो है एक खास एज तक 70-75 तक भी फादर बन सकता है, फीमेल नहीं बन सकती. ये तो हम जो है कि आप डिस्कस करते हैं, जब हमने रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था तब भी मैंने डिफाइन किया था. ठीक है जी, तो वो लेक्चर आप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा नेचर ने ऐसा डिफरेंस क्यों रखा. ठीक है जी. मीनोपॉज, मीनार्क टू मीनोपॉज का जो टाइम पीरियड होता है इनके दरमियान वाला, उसे हम फर्टिलिटी पीरियड कह देते हैं. फर्टिलिटी पीरियड. अच्छा, अब मीनोपॉज के बाद जो ना फीमेल को बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, उनमें से ओस्टियोपोरोसिस एक डिजीज है. ओस्टियोपोरोसिस जिसमें जॉइंट जो है उनमें पोर्स बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं. ऐसी फीमेल्स जो है वो ज़्यादा वेट बेयर नहीं कर पाएंगी. ठीक है जी, उनकी बोन इजीली ब्रेक हो जाती है. अच्छा, ऐसा इसके बहुत सारी वजूहात है. बढ़ती उम्र, इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंस, हार्मोन का नाम नहीं बता रहा हूँ. ठीक है जी. अच्छा, हार्मोन डिस्टर्बेंस होगी तो बहुत सारे मिनरल की डिस्टर्बेंस हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मीनोपॉज के बाद फीमेल में ज्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के. क्यों? बिकॉज ईस्ट्रोजन हैव एबिलिटी टू रेगुलेट सर्टेन मेटाबॉलिज्म. क्योंकि ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है इन केस ऑफ फीमेल जो कि बहुत सारे मिनरल को रेगुलेट कर रहा होता है, उनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा होता है. कौन कौन से मिनरल? कैल्शियम. ठीक है. इसके अलावा ईस्ट्रोजन में ये भी एबिलिटी है कि ये फैट के अमाउंट को भी रेगुलेट करता है. जी हाँ. ठीक है जी. और ये शुगर के अमाउंट को भी रेगुलेट करवाता है ईस्ट्रोजन. ठीक है जी. अच्छा, सो यहाँ पर असर्शन जो है, असर्शन ये कह रहा है कि फीमेल में जैसे उम्र बढ़ेगी ईस्ट्रोजन कम होगा, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होगा. असर्शन ये कह रही है. रीजन ये कह रहा है कि ईस्ट्रोजन का कम होना मिनरल के मेटाबॉलिज्म को डिफेक्टिव कर देता है. दैट्स व्हाई ऑस्टियोपोरोसिस होगा. तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हों. ये बोल रहा है असर्शन एंड रीजन बोथ फॉल्स. गलत. असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू. या बोथ आर ट्रू. असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. कोई सेंस नहीं बनता. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, कोई सेंस नहीं बनता. तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है.
आज का लास्ट एमसीक्यूज दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रैकेट्स. रैकेट्स इज कास्ड बाय द कास्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी बिकॉज रैकेट्स भी एक डिजीज है. ठीक है, जब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, सो स्केलेटल सिस्टम की अलग अलग डिजीजेस हैं. ठीक है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हमने डिस्कस, अब यहाँ पर देखी ऑस्टियोपोरोसिस, और अर्थराइटिस ये देखी. इसी तरीके से यहाँ पर डिजीज का नाम है रैकेट्स. स्पॉन्डाइलिसिस होती है, स्कैटिक होती है, डिस्क स्लीप होती है, बहुत सारी डिजीजेज हैं. रैकेट्स की बात करते हैं. रैकेट्स ऐसी डिजीज है जो बच्चों में होती है. ठीक है, ये बच्चों में विटामिन डी की कमी होने की वजह से उनकी बोन जो वो डिफॉर्म कर जाती है, मुड़ जाती है इस तरीके से. ऐसे बच्चे सही से खड़े भी नहीं हो पाते, वेट भी बेयर नहीं कर पाते. ठीक है जी, ऐसा होता क्यों है? विटामिन डी क्या करवाता है? विटामिन डी जिसको हम कैल्सीट्रायोल के नाम से भी जानते हैं, नाम लिख देता हूँ आपके लिए, कैल्सीट्रायोल. ठीक है जी, 125 कैल्सीट्रायोल. ठीक है जी. अच्छा, ये क्या करता है? हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, हेल्प इन कैल्शियम एक्सक्रीशन, हेल्प इन कैल्शियम सिंथेसिस, हेल्प इन कैल्शियम डिस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाएगा कौन? हमारा बिलव्ड विटामिन डी. और कैल्शियम जो है ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होता है हमारे बोन्स और टिथ के अंदर. बोन्स आर द डिपो ऑफ व्हाट? डिपो ऑफ कैल्शियम. सो इसी के साथ हमारी जो पहला लेक्चर था एमसीक्यू सीरीज का वो मुकम्मल होता है. आई होप आपने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होंगी और आपको जो है कि लेक्चर में एंजॉय किया होगा आपने. ठीक है जी. सो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन अल्लाह.